हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ममता बहुत ही गुस्से वाली औरत थी। उसके गुस्से के कारण मोहल्ले में कोई भी उससे बात नहीं करता था और न ही उसकी कोई मदद करता। वो अपनी पांचों बहुओं, बड़ी बहू गीता, छोटी बहू रूबी, तीसरी बहू नैना, चौथी बहू राधा और पांचवी बहू ज्योति, किसी को भी मोहल्ले में किसी से भी बात नहीं करने देती थी और न ही घर से बाहर निकलने देती थी। एक दिन सुबह के समय वो हॉल में बैठकर चाय पी रही थी। तभी उसकी बहू गीता और रूबी हाथों में आरती की थाली लिए वहाँ आती हैं। माँ जी, हम पांचों मंदिर जाना चाहते हैं। अगर आप कहें तो हम चली जाएं। जल्दी ही वापस आ जाएंगी। हाँ माँ जी, जाने दीजिए ना। आज से सावन शुरू हो रहे हैं तो सोचा मंदिर ही चले जाएं। लेकिन तुम तो 2 ही हो, बाकी 3 कहाँ हैं? तुम कह रही थी कि 5 जाओगी मंदिर। माँ जी, वो 3 तैयार हो रही हैं, अभी आती ही होंगी। हम दोनों तैयार हो गई थी तो सोचा हम पूछ लें। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुझे घर की बड़ी बहू होने का रौब दिखाने का मौका मिले और तू छोड़ दे, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने तो बस इसलिए पूछा क्योंकि सबने मुझसे कहा भाभी आप पूछ लो। मैं किसी पर रौब नहीं दिखा रही हूँ। हाँ माँ जी, गीता भाभी सही कह रही हैं। गीता और रूबी मंदिर जाने के लिए ममता को मना ही रही थी कि तभी नैना, राधा और ज्योति, उसकी बाकी की 3 बहुएं भी हाथों में पूजा की थाली लेकर वहाँ आती हैं। चलिए ना भाभी, हम सभी तैयार हैं। सॉरी, थोड़ी देर हो गई हमें आने में। हाँ भाभी, चलिए ना, वरना मंदिर में देर हो जाएगी। आपको पता है ना कि आज से सावन शुरू हो रहे हैं। मंदिर में पैर रखने तक की जगह नहीं होगी। बिल्कुल सही बोला भाभी ने। चलिए वरना आने में देर हो जाएगी। चुप करो तुम तीनों, जब से आई हो चलो चलो लगा रखा है। कहाँ चलो? कहीं नहीं जाना है तुम सबको। हमारे घर की बहू बेटियां घर से बाहर नहीं निकलती हैं। माँ जी, डिस्को जाने की बात नहीं कर रहे हैं, मंदिर जाने की बात कर रहे हैं। पता है मुझे, इसमें चिल्लाने वाली क्या बात है? मैं मंदिर ही जाने के लिए मना कर रही हूँ। माँ जी, एक तो आपकी नाक वैसे ही छोटी सी है, ऊपर से उस पे इतना सारा गुस्सा बिठा के रखती हो, वो वैसे ही पिचक जाएगी। ज्योति बहू, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बोलने की? तू घर की सबसे छोटी बहू है, लेकिन जुबान तेरी इन चारों से ज्यादा चलती है। माँ जी, आप बात ही ऐसी बोलती हो कि मुझे अपनी जुबान खोलनी ही पड़ जाती है। बस, मुझे और कोई बहस नहीं चाहिए। कोई नहीं जाएगा। जो भगवान घर में है वही मंदिर में भी है। जाकर घर के मंदिर में पूजा करो। जाओ यहाँ से। अपनी सास का गुस्से वाला रूप देखकर पांचों आरती की थाली लेकर वहाँ से चली जाती हैं और ममता भी अपने कमरे में चली जाती है। अब पांचों बहुओं की सारी बातें दरवाजे पर खड़ा उनका ससुर राजवीर सुन रहा था, जिसे सुनकर उसे भी ममता पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसके पास जाता है। तुमने क्या बचपन में करेला खाया था? हैं? जब भी मुंह खोलती हो कड़वा ही बोलती हो। कभी प्यार से भी बहुओं से बात कर लिया करो। मैंने क्या किया? आप मुझे क्यों सुना रहे हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मेरी तबीयत तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है बुढ़ापे में तुम जरूर पगला गई हो। अपने दिमाग का इलाज करवाओ, वरना सब कुछ होते हुए भी तुम अकेली ही रह जाओगी। आपका भाषण खत्म हो गया हो तो मैं जाऊँ? मुझे एक भागवत में जाना है। हाँ जाओ, बिल्कुल जाओ। बहुओं को मंदिर भगवान के दर्शन करने तक के लिए नहीं जाने देती हो और खुद भगवत सुनने जा रही हो। देखिए, मैं उन 5 की सास हूँ, आप नहीं जानते। आप सास बहुओं के बीच में मत पड़िए, वही अच्छा है आपके लिए। ममता इतना कहकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद राजवीर अपनी पांचों बहुओं के पास जाता है और उन्हें लेकर मंदिर निकल जाता है। ममता के आने से पहले सभी दर्शन करके घर वापस आ जाते हैं, लेकिन शाम को घर लौटते समय ममता भी मंदिर दर्शन के लिए जाती है, जहाँ पंडित उसे सब बता देता है। वो गुस्से में लाल पीली होकर घर आती है और अपनी पांचों बहुओं को बुलाती है। तुम 5 की इतनी हिम्मत हो गई कि मेरे मना करने के बाद भी तुम 5 मंदिर चली गई। अब देखो मैं तुम 5 के साथ क्या करती हूँ। माँ जी, हम अपनी मर्जी से नहीं गए थे, हमने आपकी कोई बात नहीं काटी। हमें तो ये तुम क्या कर रही हो ज्योति? ससुर जी ने हमारी मदद करी, हमें दर्शन करवाया आज सावन के पहले दिन, और तुम उन्हें ही फंसाने की कोशिश कर रही हो। भाभी सही कह रही हैं, तुम चुप रहो। माँ जी जो सजा देंगी उसे मान लो, वरना माँ जी ससुर जी का खून पी जाएंगी। जितना गुस्सा वो हम पर कर रही हैं, उससे कई ज्यादा वो ससुर जी पर करेंगी। बात तो सही है। ये तुम 5 में क्या बातें हो रही हैं? जो बोलना है मुझे बोलो। किसका फैसला था मेरे खिलाफ जाने का? ममता के लाख पूछने के बाद भी पांचों में से कोई भी अपने ससुर का नाम नहीं लेता, जिसके चलते ममता गुस्से में पांचों का खाना पीना बंद करके उन्हें कमरे में बंद कर देती है।
जैसे तैसे करके 2 दिन तो निकल जाते हैं, लेकिन 2 दिन बाद सबकी हालत खराब होने लगती है। सभी ममता से बहुत विनती करते हैं, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलती। देखते देखते कुछ दिन और बीतते हैं। समय के साथ पांचों की तबीयत और खराब होने लगती है। एक दिन रात के समय पांचों आपस में बातें कर रही थी। भाभी, अगर आपने उस दिन नाम लेने दिया होता ना, तो शायद हम इस कमरे में बंद ना होते। और अब तो ससुर जी ने भी हमारी मदद करनी बंद कर दी है। ज्योति, मैंने तुम्हें मना इसलिए किया क्योंकि सजा तो नाम लेने के बाद भी मिलती और ना लेने पर भी मिलती। अब उस चक्कर में हम अपने साथ साथ ससुर जी को भी फंसा ले, ये तो कोई अच्छी बात नहीं ना। भाभी, सच बता रही हूँ, अगर इन्होंने आज दरवाजा नहीं खोला ना, तो मैं माँ जी को पूरी रात सोने नहीं दूंगी। ये घर कम जेल ज्यादा है, जहाँ वो जेलर है और हम कैदी, जिसे कब किस बात का गुस्सा आ जाए कोई नहीं जानता। ये बात तो तुमने बिल्कुल सही बोली। देखो, सभी शांत हो जाओ। माँ जी खोल देंगी दरवाजा जब उनका गुस्सा शांत हो जाएगा। अगर हम लोगों ने कुछ उल्टा सीधा करा तो उन्हें और गुस्सा आएगा। गीता के कहने पर सभी शांति से बैठ जाती हैं, लेकिन भूख प्यास की वजह से सबकी जान निकलने को हो रही थी। तभी कुछ देर बाद चारों अचानक से बेहोश हो जाती हैं। अपनी जेठानी की ऐसी हालत देखकर ज्योति को बहुत गुस्सा आता है और वो कमरे में रखे स्टूल को खींचकर उस पर चढ़ जाती है और दरवाजे की जाली से अपनी सास को आवाज देने लगती है। उसकी आवाज सुनने के बाद भी ममता कोई जवाब नहीं देती, जिस पर ज्योति गुस्से में दरवाजे पर हाथ मारती है और उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो सीधे पेट के बल गिर जाती है। कुछ गिरने की आवाज सुनकर राजवीर बेड से उतरकर भागता है, लेकिन ममता उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है। कहाँ जा रहे हैं आप? चुपचाप बैठिए यहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, हमारी पांचों बहुएं कमरे के अंदर हैं। इतनी जोर से कुछ गिरने की आवाज आई है, पता नहीं क्या हुआ है। एक बार चलकर देखना तो चाहिए। कोई जरूरत नहीं है, अब इस कमरे का दरवाजा सुबह ही खुलेगा। आज के बाद वो पांचों सपने में भी मेरे खिलाफ जाने की कोशिश नहीं करेंगी। आज के समय में जहाँ एक अच्छी और सीधी बहू मिलना मुश्किल हो, तुम्हें वहाँ 5-5 मिली हैं, इसीलिए तुम्हें कदर नहीं है। कहीं तुम्हें तुम्हारे जैसी मिलती ना, तब मजा आता तुम्हें। राजवीर इतना कहकर दूसरी तरफ मुंह करके सो जाता है। अगले दिन ममता जब दरवाजा खोलती है तो पांचों की पांचों बेहोश पड़ी थी। ज्योति के पैर के पास से खून पड़ा हुआ था। ये सब देखकर ममता भी डर जाती है। वो जल्दी से सबको हॉस्पिटल लेकर जाती है और उनका इलाज शुरू करवाती है। इलाज के दौरान डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसकी सबसे छोटी बहू ज्योति 2 महीने से प्रेग्नेंट थी, जिसका मिसकैरेज हो गया है। जिसे सुनते ही ममता अपने सर पर हाथ रख कुर्सी पर बैठ जाती है। तभी राजवीर उसके पास आता है। बहुत अच्छा किया तुमने ममता, अपने गुस्से के आगे तुमने कभी कुछ दिखाई ही नहीं दिया है, ना तो किसी की तकलीफ ना ही किसी का दर्द। अब तुम खुशियाँ मनाओ। तुम्हारे इस गुस्से के चक्कर में तुमने हमारे घर में आने वाले पोता पोती को आने से पहले ही मार दिया है। ऐसा मत करिए, मुझे अपनी गलती का एहसास है, मुझे उसकी सजा भी मिल गई है। सजा तुम्हें नहीं, उस माँ को मिली है जिसने अपना बच्चा खो दिया है, वो भी तुम्हारे गुस्से के कारण। अब तुम उससे कैसे नजर मिलाओगी? और एक बात, उस दिन उन्हें मंदिर मैं लेकर गया था, वो अपनी मर्जी से नहीं गई थी, जिसकी तुमने उन्हें इतनी बड़ी सजा दी। राजवीर की बात सुनकर ममता को अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है। थोड़ी देर बाद वो अपनी बहू के पास जाती है और उन्हें सारी बातें बताकर उनसे अपनी गलती की माफी मांगती है और अपनी सास को अपनी गलती पर पछताते देखकर पांचों उसे माफ कर देती हैं। जिसके बाद ममता अपने गुस्से को कम करके अपनी पांचों बहुओं के साथ प्यार से रहना शुरू कर देती है। राधिका और शैली दोनों अच्छी सहेलियां थी। दोनों ही साथ साथ कॉलेज जाया करती थी। साथ ही दोनों के घर भी एक ही गली में थे, जिस वजह से वो दोनों दोस्त होने के साथ साथ पड़ोसने भी थी। ऐसे ही एक दिन जैसे ही दोनों अपनी क्लास खत्म होने के बाद कॉलेज से बाहर आती हैं, तो देखती हैं कि एक आंटी सर पर टोकरी में ढेर सारी इमली रखे हुए बेच रही है। ये देखकर राधिका बोलती है, अरे देखो, आज वही इमली वाली आंटी आई है। अरे हाँ यार, ये तो वही आंटी है ना जो हमारे स्कूल के समय हमारे स्कूल के गेट पर ही इमली बेचती थी, और ये आज यहाँ भी आ गई। अरे हम इनसे स्कूल टाइम में रोज इमली लिया करते थे, याद है ना तुम्हें? अरे हाँ यार, कैसे भूल सकती हूँ मैं।
इनकी इमली का स्वाद इतना खट्टा और रसीला होता था, आज भी मेरे मुंह में वो स्वाद बरकरार है। हाँ यार, सही कह रही है। और तेरी बातें सुनकर ना अब मुझे स्कूल टाइम भी याद आने लगा और इमली खाने की भी याद आने लगी। चल बातें बाद में करते हैं, इमली ले लेते हैं। अरे हाँ यार, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है वो सब याद करके। चलो अब हम देर ना करते हुए इमली खरीद लेते हैं। इतना कहकर दोनों सहेलियां इमली वाली आंटी के पास जाती है, जहां वो जोर जोर से आवाजें लगा रही होती है। इमली ले लो इमली, खट्टी मीठी इमली, कच्ची पक्की इमली। आंटी मुझे इमली दे दो। हाँ लो बेटी, कितने रुपए की दूं? 100 रुपए की दे दो। इतनी सारी इमली खट्टी ही खरीद रही है, क्या करेगी इनका? अरे यार, तू नहीं जानती मुझे इमली खाना कितना पसंद है। और वैसे भी आंटी रोज रोज थोड़ी ना मिलेगी, इसलिए लेने देना। और वैसे भी ये खराब नहीं होती। दे दो ना आंटी जल्दी से। ठीक है, ले ले फिर। आंटी इमली के साथ उसका चटपटा मसाला भी देना। इमली वाली आंटी से इमली लेकर राधिका और शैली दोनों ही अपने अपने घर चली जाती हैं। और घर जाकर राधिका आराम से अपनी लाई हुई इमली को नमक लगा लगा कर खाने लगती है। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं। राधिका की जुबान पर इमली खाने का चस्का चढ़ जाता है। ऐसे ही एक दिन वो टीवी देखते देखते प्लेट में ढेर सारी इमली लिए खा रही होती है। तभी राधिका की माँ रीमा वहाँ आती है और राधिका को इस तरह इमली खाता देखकर उसे बोलती है, राधिका, ये सब तू क्या कर रही है? तुझे कितनी बार समझाया है, इतना खट्टा खाना हानिकारक होता है, समझती नहीं है तू? अरे नहीं नहीं, आप गलत समझ रही हैं। मैं तो बस ऐसे ही लेकर बैठी थी, मुझे इसकी खट्टी खट्टी खुशबू बड़ी पसंद है। फिर ठीक है, पर ज्यादा खुशबू भी मत ले। पता चला खुशबू के चक्कर में तू सारी खा गई। फ्रिज में रख दे, शाम को चटनी बना कर दूंगी। ठीक है माँ। इतना बोलकर रीमा वहाँ से चली जाती है और अपनी माँ के जाते ही राधिका जल्दी से फिर से इमली खाना शुरू करती है, जिसके बाद वो बची हुई इमली को फ्रिज में रख देती है। शाम को रीमा पकोड़ों के साथ इमली की खट्टी मीठी चटनी बनाती है, जिसे राधिका बड़े ही शौक के साथ खाती है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और राधिका का इमली खाने का चस्का भी बढ़ता जाता है। एक शाम राधिका शैली से पार्क में मिलती है और बोलती है, यार मेरा मन ना इमली खाने को बड़ा ललचा रहा है। दिल कर रहा है कहीं से भी बस वो मेरे मुंह में आ जाए। चलना देखते हैं आसपास कहीं इमली है तो। हाँ हाँ, चल देखते हैं। पर मुझे ये बता कि तेरे अंदर इतनी भी क्या तलब उठ रही है इमली खाने की? प्रेग्नेंट है क्या? क्या गंदा सा मजाक कर रही है तू? शर्म नहीं आती ऐसा बोलते हुए? अभी तक मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, ना शादी हुई है, या बिन पति के मैं माँ बन गई। अरे तू तो सीरियस हो गई, मैं तो मजाक कर रही थी। चल तेरे लिए इमली लेकर आते हैं। इतना कहकर दोनों सहेलियां आसपास की दुकान पर इमली तलाशने लगती हैं। दोनों इधर उधर इमली खोज ही रही होती हैं कि तभी शैली की टक्कर शैलेश से हो जाती है, जो शैली का दूर का भाई था। अपनी बहन को इस तरह से अचानक देखकर शैलेश के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो शैली को बोलता है, हेलो शैली। अरे शैलेश भैया आप? हेलो भैया, कैसे हो आप? मैं अच्छा हूँ, और तुम बताओ, तुम कैसी हो? मैं भी अच्छी हूँ। और घर पर सब कैसे हैं? हाँ, घर में भी सब अच्छे हैं। और वहाँ सब कैसे हैं? यहाँ पर भी सब अच्छे हैं। इनसे मिलिए भैया, ये मेरी सहेली है राधिका, और राधिका ये है मेरे भैया शैलेश। हेलो राधिका, कैसी हैं आप? हेलो शैलेश, मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी अच्छा हूँ। चलो शैली, मैं चलता हूँ, यहाँ किसी काम से आया था। वक्त मिलेगा तो घर आऊँगा, अपना ख्याल रखना। बाय शैली, बाय राधिका। इतना कहकर शैलेश वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद राधिका और शैली भी इमली तलाशती हुई थोड़ा आगे जाती है और आखिरकार उनको एक दुकान पर इमली की खट्टी मीठी गोलियां मिल जाती है, जिसे खाकर राधिका को बहुत खुशी होती है। तो वहीं पहले ही मुलाकात में राधिका का चेहरा शैलेश के दिल में उतर जाता है और वो उससे प्यार कर बैठता है। ऐसे ही एक दिन राधिका शैली के घर उससे मिलने जाती है। दोनों सहेलियां आपस में बैठी बातें कर रही होती है। तभी वहाँ शैलेश भी आता है और उन दोनों के साथ में बैठकर बातें करना शुरू कर देता है। और बातों ही बातों में
शैलेश राधिका से अपना नंबर एक्सचेंज कर लेता है। कुछ देर यूं ही बातें करने के बाद राधिका और शैलेश अपने अपने घर चले जाते हैं। वक्त गुजरता है और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन शैलेश राधिका को मिलने के लिए एक पार्क में बुलाता है और उसे एक तोहफा देते हुए कहता है, राधिका, ये तुम्हारे लिए। क्या है इसमें? खोल कर देखो, पता चल जाएगा क्या है। ठीक है। राधिका जैसे ही वो गिफ्ट ओपन करती है, उसमें बहुत सारी इमली की कैंडी, लॉलीपॉप और साथ में और भी इमली की बनी आइटम्स होती है। ये सब देखकर राधिका के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो बोलती है, ये सब तुम मेरे लिए लाए हो, थैंक यू। शैली ने मुझे बताया कि तुम्हें इमली खाना बहुत पसंद है, इसीलिए अपनी क्यूट सी राधिका के लिए मैं ये खट्टी मीठी इमली ले आया। अच्छा, एक बात बताओ ना, बोलो। तुम इतनी इमली खाने के बाद भी मीठी मीठी क्यों हो? क्योंकि मम्मी ने मुझे चॉकलेट खा के पैदा किया था। राधिका की बात सुनकर शैलेश जोरों से हंसने लगता है और उसे प्यार से गले लगा लेता है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। राधिका और शैलेश अपने प्यार के बारे में शैली को भी बता देते हैं, जिसके बाद राधिका और शैलेश घर वालों से बात करके रिश्ता पक्का करवा लेते हैं और कुछ ही महीनों में राधिका और शैलेश की शादी भी हो जाती है। शादी के बाद भी राधिका का इमली खाना कम ही नहीं होता। ऐसे ही एक दिन राधिका ढेर सारी इमली खा रही होती है। तभी वहाँ उसकी सास कमला आती है और बोलती है, बहू, ये सब तू क्या कर रही है? वो माँ जी, मुझे इमली खाना बहुत पसंद है ना, तो बस वही खा रही थी। बेटा, माना कि तुझे इमली खाना बहुत पसंद है, पर ऐसे इतनी ज्यादा मात्रा में खाना गलत है। तुझे पता है कि इससे तुझे कौन सी बीमारी हो सकती है? कैसी बीमारी माँ जी? बेटा, ज्यादा खट्टा खाने से हमारे शरीर में विटामिन सी बढ़ जाता है, जिससे हमें कई तरह के चर्म रोग हो सकते हैं, जिस वजह से आसपास के लोग भी हमसे दूर होने लगते हैं कि कहीं ये बीमारी उनको भी ना लग जाए। तेरी तो अभी अभी शादी हुई है, तू क्या अपने पति को खुद से दूर भगाना चाहती है? नहीं नहीं माँ जी, अगर ऐसा है तो आज के बाद मैं इमली इत्तू सी भी नहीं खाऊंगी। इतना कहकर राधिका बची हुई इमली को कूड़े के डब्बे में डाल देती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।